Brought to you by Bank of India. नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। इन दिनों हिमाचल प्रदेश का बुरा हाल है। पहले बारिश से तबाह हुआ राज्य अब आर्थिक संकट से जूझ रहा है। हिमाचल सरकार का खजाना खाली हो चुका है। पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वो खुद और राज्य के सभी मंत्री, मुख्य संसदीय सचिव यानी कि सीपीएस और कैबिनेट स्तर के सदस्य 2 महीने तक वेतन नहीं लेंगे, लेकिन अब कर्मचारियों को वेतन देने के लाले पड़ गए हैं। आर्थिक संकट की वजह से राज्य के करीबन 2 लाख सरकारी कर्मचारियों और 1.5 लाख पेंशन पाने वालों को अगस्त महीने का वेतन और पेंशन अभी तक नहीं मिल पाया है। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार है कि राज्य के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का भुगतान रोक दिया गया है। आज तक की एक रिपोर्ट बताती है कि राज्य के 2,15,000 कर्मचारी और 90,000 पेंशनर अभी भी अपनी सैलरी और पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार ने कुछ अर्ध सरकारी संस्थानों जैसे कि बिजली बोर्ड, नगर निगम शिमला और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का भुगतान 2 अगस्त को कर दिया है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 4 अगस्त को ऐलान किया है कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी 5 सितंबर को और 10 तारीख को रिटायर कर्मचारियों की पेंशन आ जाएगी। लेकिन ये बुलेटिन लिखे जाने तक राज्य के कर्मचारियों के खाते में सैलरी क्रेडिट नहीं हो पाई थी। सीएम ने विधानसभा में ये भी ऐलान किया कि आगे से कर्मचारियों को सैलरी अब 5 सितंबर को और पेंशनर्स को उनकी पेंशन 10 सितंबर को ही दी जाएगी। इससे साफ पता चलता है कि राज्य में आर्थिक संकट गहरा गया है। अब समझते हैं कि हिमाचल प्रदेश में वित्तीय संकट पैदा क्यों हुआ। दरअसल राज्य का लगातार बढ़ता हुआ कर्ज सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है। हिमाचल सरकार की कुल देनदारी 87,788 करोड़ रुपए की है, जो 2025 तक बढ़कर 1 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी। इस तरह से हिमाचल के हर व्यक्ति पर औसत कर्ज 1,17,000 रुपए है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के बाद देश में सबसे ज्यादा है। सरकार के बजट का ज्यादातर हिस्सा सैलरी, पेंशन और कर्ज चुकाने पर खर्च हो जाता है। राज्य सरकार की खराब माली हालत का अनुमान सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि राज्य का 62% राजस्व सिर्फ और सिर्फ वेतन, पेंशन, कर्ज और ब्याज की अदायगी पर खर्च होता है। इसके बावजूद हिमाचल सरकार कर्ज पर कर्ज लेती जा रही है। पिछले 3 सालों के दौरान राज्य सरकार ने 21,336 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। साल 2018 में राज्य सरकार पर 47,906 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो 2023 में बढ़कर 76,651 करोड़ तक पहुंच गया। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि पूर्व बीजेपी सरकार ने 6वें वेतन आयोग की सिफारिश को मंजूर किया और जानबूझकर कर्मचारियों को 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया, जिससे बकाया राशि बढ़ती गई। वहीं जानकारों का कहना है कि राज्य सरकार के खाली खजाने के लिए हिमाचल की सरकारों द्वारा बांटी गई मुफ्त की रेवड़ियां जिम्मेवार हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार के कार्यकाल के आखिरी साल में मुफ्त बिजली, पानी और महिलाओं को मुफ्त बस सेवा की रेवड़ियां बांटी, तो कांग्रेस ने सत्ता हासिल करने के लिए महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए, 300 यूनिट मुफ्त बिजली जैसे वायदे कर दिए थे। सरकार में आने के बाद इन वादों पर बेतहाशा खर्च किया जा रहा है। सुक्खू सरकार महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए देती है, जिस पर सालाना 800 करोड़ रुपए खर्च आता है। ओल्ड पेंशन स्कीम भी यहाँ पर लागू कर दी गई है, जिससे सरकार का खर्चा 1,000 करोड़ रुपए बढ़ गया है, जबकि फ्री बिजली पर सालाना 18,000 करोड़ रुपए खर्च होता है। इन 3 स्कीमों पर ही सरकार लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इस बारे में हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में अर्थशास्त्र के एचओडी और स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के डीन प्रोफेसर संजीत सिंह ठाकुर से बात की। सुनिए। पिछले 2-3 सरकारों से जो हम देखते आ रहे हैं, लगातार जो भी पार्टी सत्ता में आती है वो इलेक्शन के समय बड़े बड़े वायदे करती है, और जो इलेक्शन का लास्ट ईयर होता है, इलेक्शन ईयर में जो भी पार्टी सत्ता में रही है, उसमें कर्मचारियों के लिए बड़े वायदे करना, बड़ी घोषणाएं करना, और उसके बाद जो है फ्री बिजली, फ्री पानी, ये सारी फ्री वाइज की घोषणाएं करके जब से मैं देख रहा हूँ, पिछले 2018 में जो हमारा इस प्रदेश का जो कुल कर्जा था वो 47,000 करोड़ रुपए था, जो बढ़कर के 5 वर्षों में पिछली सरकार ने उसको 76,000 करोड़ तक पहुंचा दिया था। और अभी नई सरकार बने हुए 2 साल भी नहीं हुए हैं, और इनका भी जो कर्जा है वो बढ़कर के 87,000 करोड़ के आसपास हो गया है। जो सरकार जिस वित्तीय संकट से अभी जूझ रही है, इसका मुख्य कारण क्या है कि अभी ये जो सरकार सत्ता में आई है, मैं किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं लूंगा, दोनों पार्टियों ने वायदे किए थे
किसी ने 125 यूनिट बिजली फ्री देने का वायदा किया, किसी ने महिलाओं को फ्री यात्रा देने का वायदा किया, और किसी ने महिलाओं को प्रति माह जो है 1,500 रुपये देने का वायदा किया था। और इस तरह से एक पार्टी सत्ता से बाहर होगी, दूसरी पार्टी सत्ता में आई। तो सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री का जो उद्बोधन था वही कहते थे कि हम इस राज्य को आने वाले 5 वर्षों में पूरे देश का सबसे जो है वो अमीर राज्य बना देंगे। लेकिन 1 साल 6 महीने की सरकार चलाने के बाद अभी मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि सरकार के खजाने में जो है वो कर्मचारियों के लिए पेंशन और वेतन भुगतान करने के लिए कोई पैसा नहीं है, क्योंकि लगातार बढ़ रहा जो राजकोषीय घाटा है और जो आपका राजस्व घाटा है वो लगातार बढ़ रहा है। और राजस्व घाटा बढ़ने का जो सबसे मुख्य कारण है, आज हमारा जो राजस्व घाटा है वो कम से कम 4500 करोड़ के पार चला गया है। जो उसके कारण जो राजस्व घाटा बढ़ रहा है वो भी 10,000 करोड़ के पार हो गया है, क्योंकि हर महीने हिमाचल सरकार को वेतन और पेंशन के लिए 2,000 करोड़ रुपए का खर्चा करना पड़ता है, जिसमें कि 1,200 करोड़ रुपया वेतन के ऊपर खर्च होता है और 800 करोड़ रुपया पेंशन के ऊपर खर्चा होता है। उसमें से जो आरडीजी के रूप में, मतलब रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के रूप में, जो 550 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है और 490 करोड़ रुपीज जो है वो सेंट्रल टैक्सेस के रूप में सरकार को प्राप्त होता है। इसमें भी कुल मिलाकर के 1,010 करोड़ रुपए बनते हैं। लेकिन अगर पूरा वेतन का भुगतान करना हो और पेंशन का भुगतान करना हो तो सरकार को कम से कम 2,000 करोड़ रुपए चाहिए, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का कहीं ना कहीं से इंतजाम करना पड़ेगा। अब जानते हैं कि राज्यों की कमाई कैसे होती है, तो बता दें कि राज्यों को कई तरह के टैक्स लगाने का अधिकार होता है। इसमें राज्य उत्पाद शुल्क, भू राजस्व, आबकारी शुल्क, गाड़ियों पर मिलने वाला टैक्स, मनोरंजन कर और पेट्रोल डीजल से होने वाली कमाई शामिल होती है। इसके अलावा जीएसटी में भी राज्य सरकार का हिस्सा होता है। राज्य के खजाने का बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। कई राज्य सरकारें अपने वित्तीय संसाधनों को इन्वेस्ट कर उससे भी पैसा कमाती हैं। इसके अलावा राज्यों को केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता भी मिलती है। राज्य सरकार के मुताबिक अब की बार वेतन और पेंशन का भुगतान इसलिए देरी से किया जा रहा है ताकि हर महीने 3 करोड़ रुपए ब्याज देने से बचा जा सके, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से किया जाने वाला हर भुगतान महीने की 10 तारीख को होता है। इसलिए राज्य सरकार हर महीने रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट के तहत कर्ज लेकर वेतन और पेंशन का भुगतान करती है। इस कर्ज पर सरकार को हर महीने 3 करोड़ रुपए ब्याज देना पड़ता है। इस तरह सालाना वेतन, पेंशन और भत्तों की अदायगी पर 36 करोड़ तो टैक्स के रूप में ही चुकाने पड़ जाते हैं। हालांकि इस बदलाव के बाद अब ये पैसे बचेंगे। इसके साथ ही 5 सितंबर तक केंद्र सरकार से 520 करोड़ रुपए की राजस्व घाटा राशि मिलने की उम्मीद है। उसके बाद कर्मचारियों को वेतन की अदायगी कर दी जाएगी। 10 तारीख को केंद्रीय करों के रूप में 490 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है, जिसके बाद पेंशन का भुगतान होगा। इस बारे में भी हमने प्रोफेसर संजीत सिंह ठाकुर से बात की। रही स्टेट के रिसोर्सेज की बात, तो जो स्टेट है, स्टेट के पास जो मुख्य रूप से हमारे जो यहाँ के साधन है वो हमारे पास टूरिज्म है, हमारे पास एग्रीकल्चर है, इसके अलावा इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री के नाम पे हिमाचल सरकार में सिर्फ अगर एक हम जिले को छोड़ दें, सोलन को, तो सोलन के अलावा जो बाकी 11 जिले बचते हैं उसमें इंडस्ट्री के नाम पे कुछ भी नहीं है। सिर्फ सोलन एक ऐसा हमारा जिला है जो चंडीगढ़ से सटा हुआ है, और चंडीगढ़ के कारण वहां पर, और वो प्लेन एरिया होने के कारण वहां पर इंडस्ट्री, अभी थोड़ी सी इंडस्ट्री वहां पे काम करती है, जिसमें कि हमारे हिमाचल प्रदेश के जो नौजवान है वो जाकर के वहां पर छोटी मोटी जो नौकरियां वो ढूंढ लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास और कोई साधन नहीं है, केवल मात्र केंद्र सरकार के ऊपर पूरी तरह से जो है डिपेंडेंस बनी हुई है। तो अगर मैं ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करूं तो जैसे ही 2022 में इलेक्शन के बाद जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई तो इन्होंने अपनी 10 गारंटियों में से पहली गारंटी ओल्ड पेंशन स्कीम की थी, उसको आते ही पूरा किया था। और जब मैंने इसके बारे में जब थोड़ा सा रिसर्च किया तो मुझे ये ज्ञात हुआ कि जो पहले जो एनपीएस में कर्मचारी थे, कम से कम इसमें 35 से 40 हजार कर्मचारी जो है वो एनपीएस में थे। तो हर महीने सरकार को अपना जो 14% का हिस्सा था उनको देना पड़ता था, वो जमा कराना पड़ता था। लेकिन जब से ये ओपीएस हुआ है तो उसको मिलाकर के 1,800 करोड़ रुपया सरकार को देना पड़ता था। लेकिन अभी सरकार से मुझे ये सूचना मिली है कि जब से हमने ओपीएस किया है तो हमारा वो पैसा बच जा रहा है, और अभी तक इन 1.5 वर्षों के अंदर केवल मात्र 4,200 कर्मचारी जो है रिटायर हुए हैं, जिसका कुल खर्चा उनको ओपीएस के रूप में जो है वो कम से कम 500-600 करोड़ रुपए कम पड़ रहा है। अभी स्टार्टिंग में तो उनको इसका फायदा हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में जब हजारों में कर्मचारी रिटायर होंगे तो ओपीएस के कारण जो है स्टेट के रेवेन्यू पर फिर और जो है बोझ बढ़ जाएगा। ये है। राज्य के सामने और क्या चुनौतियां हैं और इनसे कैसे निपटा जा सकता है ताकि राज्य की आर्थिक स्थिति पटरी पर लौट सके, इसे समझने के लिए भी हमने एक्सपर्ट से बात की। तो एक अर्थशास्त्री होने के नाते मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस छोटे से पहाड़ी राज्य के अंदर
टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार के पास कोई भी ऐसी नीति नहीं है, कोई नियति भी नहीं और नीति भी नहीं है। क्योंकि हमारी जो रेलवे कनेक्टिविटी है उसके नाम पर अंग्रेजों ने जो लाइन बिछाई थी, उसके बाद सरकार कुछ भी नहीं कर पाई है आज तक, चाहे कोई भी पार्टी की सरकार रही हो। आजादी के इतने वर्षों के बाद भी वो रेलवे लाइन जहां थी वहां पर खड़ी है। उसके बाद अगर हम रोड नेटवर्क की बात करें, रोड नेटवर्क बड़ा है, लेकिन बढ़ने के बावजूद रोडों की हालत बहुत खराब है, मतलब सड़कों की हालत जो है बहुत खराब है। हर जगह जो है लैंडस्लाइड हो रहे हैं, गड्ढे पड़े हैं, रोड मेटल नहीं है, जिसके कारण टूरिस्ट जो है डिस्करेज होते हैं आकर के। और तीसरी जो हमारी कनेक्टिविटी है वो हमारी एयर कनेक्टिविटी है। तो एयर कनेक्टिविटी को लेकर के अभी हिमाचल प्रदेश में जो गिने चुने एक दो एयरपोर्ट है वही है, उनका कोई विस्तार नहीं हुआ है, कोई नए एयरपोर्ट नहीं खुले हैं। और हेली टैक्सीज के रूप में इस तरह से किसी प्रकार की टूरिस्ट के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, जिसके कारण लगातार जो है टूरिस्ट जो है वो भी डिस्करेज होता है। हम इस प्रदेश को एक बॉलीवुड के लिए जो एक्टिंग के लिए जो आते हैं बाहर से, उनके लिए एक हब बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ की जो वादियां हैं, मनाली है, चंबा है, बड़े अच्छे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है, या बड़े अच्छी वहाँ की सीनरीज है, वहाँ काफी फिल्म की शूटिंग होती है। लेकिन पिछले कई सालों से जब रोड कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी की ओर जब सरकार ध्यान नहीं दे रही है, इसके कारण वो भी डिस्करेज हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि इस प्रदेश के अंदर अधिक से अधिक इंडस्ट्री लगा करके और इंडस्ट्रीज को ज्यादा बढ़ावा दे करके, ताकि हम अपनी जो सेल्फ डिपेंडेंसी है उसको हम प्राप्त कर सके, ताकि जो कर्मचारियों का भुगतान है वो स्टेट के अंदर से हो जाए, केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े या किसी प्रकार के कर्जे के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। ये तो हो गई हिमाचल प्रदेश की बात, लेकिन सिर्फ हिमाचल ही नहीं, रेवड़ी कल्चर वाले बाकी राज्यों की भी यही हालत है। कई राज्य सरकारों पर कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकारें सब्सिडी के नाम पर फ्री बीज पर बेतहाशा खर्च कर रही हैं। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अब राज्य सरकारें सब्सिडी की बजाय मुफ्त में ही चीजें बांट रही हैं। सरकारें ऐसी जगह पैसा खर्च कर रही हैं जहां से उन्हें कोई कमाई नहीं हो रही है, जैसे कि फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री यात्रा, बिल माफी और कर्ज माफी, ये सब फ्री बीज हैं। आरबीआई के मुताबिक 2018-19 में सभी राज्य सरकारों ने सब्सिडी पर 1.87 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे। यह खर्च 2022-23 में बढ़कर 3 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। इसी तरह से मार्च 2019 तक सभी राज्य सरकारों पर 47.86 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, जो मार्च 2024 तक बढ़कर 75 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया। मार्च 2025 तक इस कर्ज के और ज्यादा बढ़कर 83 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होने का अनुमान है। आरबीआई का कहना है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जिनका कर्ज 2026-27 तक आते आते जीएसडीपी का 30% से ज्यादा हो सकता है। जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इनमें पंजाब की हालत सबसे खराब होगी। उस समय तक पंजाब सरकार पर जीएसडीपी का 45% से ज्यादा कर्ज हो सकता है। वहीं राजस्थान, केरल और पश्चिम बंगाल का कर्ज जीएसडीपी के 35% तक होने की संभावना है। आरबीआई का सुझाव है कि सरकारों को गैर जरूरी जगहों पर पैसा खर्च करने से बचना चाहिए और अपने कर्ज में स्थिरता लानी चाहिए। इस बारे में समझने के लिए भी हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी के माता सुंदरी कॉलेज में अर्थशास्त्र विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर सिद्धार्थ राठौर से बात की। आरबीआई जो है वो एक स्टेट ऑफ फाइनेंसेस करके एक डॉक्यूमेंट निकालता है। स्टेट ऑफ फाइनेंसेस जो है स्टेट्स की कैसे हैं, तो अब उसमें बहुत सारे स्टेट्स का नाम लिया जाता है, और जो आपने स्टेट्स के नाम लिए वो सारे के सारे स्टेट्स इनमें काउंट होते हैं, जहां पर इन सबके डेफिसिट्स बहुत ज्यादा हैं। अब इनका एक ही तरीका है कि आप किसी तरीके से, आपने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रेज किया है कि अब इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन ये है कि आप अपने आप से पैसे जोड़िए, आप अपने यहाँ से अपनी इकोनॉमी के अंदर से पैसे निकालिए, आप उसकी अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ कीजिए और अपना टैक्स रेवेन्यू बढ़ाइए। कोई भी पार्टी पावर में आने के लिए कोई भी वायदा करती है कि मैं ये करूंगी, तो उसको ये भी दिखाना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि उस वादा के लिए ये पैसे कहां से लेके आ रहे हैं। वादा करना बड़ा आसान है वोट लेने के लिए, बट उसको निभाने के लिए क्या आप दिवालियां निकाल देंगे पूरे के पूरे स्टेट का? क्या करोड़ों, क्या लाखों आपके एम्प्लॉयज जो है बिना सैलरी के बैठ जाएंगे? तो ये एक बड़ा विवाद है कि आप क्या प्रॉमिस कर रहे हैं अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में, क्या आपकी उतनी हैसियत है कि आप उसको एग्जीक्यूट कर पाए। और दूसरा चीज कि आपको अपने स्टेट्स के अंदर डेवलपमेंट करना है। आपके अगर स्टेट्स के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है तो आपकी स्टेट्स में फैक्ट्रीज कैसे सेटअप होगी। अगर हम पंजाब के बारे में बात करें, हिमाचल के बारे में बात करें, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज क्यों नहीं है? वहां पर एग्रीकल्चर इतना अच्छा है। हिमाचल के अंदर आपको क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर का इतना इतना हमारा वो होता है, तो वहां पर क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर के लिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज क्यों नहीं है? मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई इंडस्ट्री क्यों नहीं है? मेजर इंडस्ट्रीज क्यों नहीं है? तो ये आपको एरिया बढ़ाना है, और यहाँ पंजाब में भी आपको यही करना है कि आप अपने स्टेट को के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे लेके आ पा रहे हो। अगर आप देखिए बहुत सारे स्टेट्स में इन्वेस्टमेंट समिट होता है। अभी
हाल ही में पिछले साल यूपी में एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था। आप सदर्न स्टेट्स में देखिए, सारे के सारे एक दूसरे से कंपीट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट समिट के लिए कि आप मेरे स्टेट में आ जाइए, इन्वेस्टमेंट ले आइए, आप मेरे स्टेट में ले आइए। इस तरीके का माहौल हमें इन सारे स्टेट्स में भी चाहिए होगा कि आपके स्टेट के अंदर आपका जीएसडीपी बढ़ा, और अगर आपका जीएसडीपी बढ़ेगा तो आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। बहरहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। आपके लिए बुलेटिन लेकर आए थे हमारे साथी प्रदीप यादव। आपको कैसे लगी ये जानकारी हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। बाकी अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें और देश दुनिया के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।